ओके राइट। हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गेटवे क्लासेस। तो मैकेनिकल सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी जानते हैं एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सब्जेक्ट हमने चलाया हुआ है जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स की यूनिट 1, 2, 3 तीनों यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4। राइट, तो यूनिट नंबर 4 का एक बार आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूं। हमेशा की तरह मैं पहले सिलेबस दिखाता हूं, तब हम आगे अपना लेक्चर जो है कंटिन्यू करते हैं। राइट, तो एक बार सिलेबस यहां पर आप देख लीजिएगा, है ना। क्या लिखा हुआ है सिलेबस में कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम एंड रैंकाइन साइकिल, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है। तो यहां पर हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। देखिए प्योर सब्सटेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है स्टीम, स्टीम के बारे में यहां पर हमको डिस्कस करना है, वाटर के बारे में। राइट, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। एकेटीयू में हमेशा ये डिफरेंस पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट। देन सैचुरेशन स्टेट्स क्या होती है, सबकूल्ड रीजन। एक्चुअली बहुत सारे रीजन्स, बेसिकली इसमें 3 रीजन्स होते हैं, सबकूल्ड रीजन, वेट रीजन और सुपर हीटेड रीजन। तो डायग्राम के साथ समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में आपको चीजें समझ में आएंगी। राइट, सुपर हीटेड वेपर क्या होती है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, जैसे लिक्विड से वेपर बनता है, लाइक वेपोराइजेशन, वेपर से लिक्विड दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सॉलिड से लिक्विड बनता है, मेल्टिंग या फ्यूजन। सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, है ना। इसी तरह से जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है उसकी हम बात करेंगे यहां पर हम पीटी डायग्राम, पीवी डायग्राम, पीएच डायग्राम, टीएस डायग्राम एंड एचएस डायग्राम की। ओके, यूज ऑफ प्रॉपर्टी डायग्राम, है ना। स्टीम टेबल की हम बात करने वाले हैं, मोलियर डायग्राम की। यहां पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्टीम टेबल की हेल्प से। आप लोग एग्जाम देखिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम में, आप सभी जानते हैं। एक स्टीम टेबल आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर, है ना। एचएस खुरमी की जनरली लोग खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, आप भी ले सकते हैं उसको, है ना। अदरवाइज जब आप एग्जाम में जाएंगे तो ये फिर एग्जाम सेंटर की भी जिम्मेदारी होती है। अगर आप स्टीम टेबल यूज करना जानते हैं और स्टीम टेबल नहीं लेकर के जाते हैं तो फिर एग्जाम सेंटर में भी आप डिमांड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टीम टेबल आपको प्रोवाइड कराएंगे। राइट, अपनी भी ले जा सकते हैं और सेंटर भी आपको प्रोवाइड कराता है ना। कोशिश करना कि अपनी स्टीम टेबल साथ में लेकर के जाना, है ना। तो स्टीम टेबल की हेल्प से, मोलियर डायग्राम की हेल्प से, मोलियर चार्ट की हेल्प से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करना सीखेंगे इस यूनिट के अंदर। ड्राइनेस फैक्टर या फिर ड्राइनेस फ्रैक्शन इसको कहें तो, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। राइट, उसके बाद जिसका सेकंड वाला पार्ट है साइक्रोमेट्रिक टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस, है ना। साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या होते हैं, डिफरेंट साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन साइक्रोमेट्रिक चार्ट। तो 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, those are very very important from any examination point of view, not only AKTU में तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, वहां पूछे जाते हैं। लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूनिट 1, यूनिट 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 3 की, तो यूनिट नंबर 3 देखो भाई, AKTU के सिलेबस में, तो AKTU में तो आएंगे वहां से क्वेश्चंस, और लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस यूनिट नंबर 3 से आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फ्रॉम AKTU एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो एप्लीकेशन के अंदर ये कोर्स हमारा चल रहा है और आज हम स्टार्ट कर ही रहे हैं, शुरुआत कर ही रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 का। तो अगर आप मैकेनिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो देर मत कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, गेटवे क्लासेस का, और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और अपने फंडामेंटल्स क्लियर कीजिए, अपना स्कोर मैक्सिमाइज कीजिए AKTU के अंदर, और कॉम्पिटिशन के लिए भी आपका जो फंडामेंटल सब्जेक्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आने वाले सेमेस्टर्स में जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, लाइक अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, आईसी इंजन, पावर प्लांट, HMT, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वो इसी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1, है ना। यूनिट नंबर 4 का जो लेक्चर नंबर 1 है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आज हम इसके अंदर डील करेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या होता है देखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को समझेंगे, सेंसिबल हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है। अभी आई थिंक लास्ट टाइम या लास्ट टू लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसिबल एंड लेटेंट हीट, AKTU में क्वेश्चन आया हुआ है। देन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इन वेट रीजन,
देन ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। चलो तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले कि भाई साहब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस। तो देखो क्या लिखा हुआ है प्योर सब्सटेंस के बारे में, होमोजीनियस, एक सेकेंड यहां पर देखना प्योर सब्सटेंस होता क्या है। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी अ प्योर सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस कब बोलेंगे, कब कहा जाएगा कि ये प्योर सब्सटेंस है, ऐसे मत करो बेटा, है ना। तो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, कोई भी सब्सटेंस अगर इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उस सब्सटेंस को हम कह सकते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है ना। तो पहली कंडीशन क्या है, होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन, कि वो जो जो सब्सटेंस है वो केमिकल कंपोजिशन में क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। एंड होमोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन, केमिकल एग्रीगेशन का मतलब होता है केमिकल बॉन्डिंग। अभी समझ नहीं आया होगा आप लोगों को, आई नो दैट, तो मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक कोई सब्सटेंस है ना, ये आपके पास एक सब्सटेंस है और आपने इसमें जो है इसके अंदर आपने लिया है वाटर एंड स्टीम। क्या लिया आपने यहाँ पे, वाटर एंड स्टीम का मिक्सचर है, वाटर एंड स्टीम का आपने लिया है मिक्सचर। ओके, तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वाटर क्या होता है आपका, दिस इज H2O, एंड ये भी क्या होता है, स्टीम भी क्या होता है भाई, ये भी तो इसकी गैसेस स्टेट है, वाटर की गैसेस स्टेट है, तो ये भी क्या होगा H2O। चलो तो यहां पर आप मुझे एक बात बताना कि भाई H कितने हैं, यहां पर 2 हैं, O कितना है, 1 है। ओके राइट, यहां पर H कितने हैं, 2 हैं, यहां पर O कितना है, 1 है। तो यहां पर आप देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, इस केस में क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, बोलो यस और नो। पहली कंडीशन क्या है, होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन तो दोनों का सेम है, यहां पर H2 है O1 है, यहां पर H2 है O1 है, इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन देखो, होमोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन, केमिकल बॉन्डिंग सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि ये H2O है, ये भी H2O है, तो बॉन्डिंग क्या होगी इनकी, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल एग्रीगेशन क्या होगी, सेम होगी। सो दैट्स व्हाई जो दूसरी कंडीशन है उसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो मिक्सचर है ना स्टीम और वाटर का, ये एक प्योर सब्सटेंस है, हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। क्या है ये, एक प्योर सब्सटेंस है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, जिसके अंदर हम क्या भर रहे होंगे, इसके अंदर मिक्सचर है किसका, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये है आपका वाटर, वाटर, और यहां पर हमने लिया क्या, H2+O, ध्यान देना H2+O। पहली कंडीशन को देखो, होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन, मुझे एक बात बताओ, ये क्या है आपका, ये H2O है, H2O, तो यहां पर H कितने हैं, 2, O कितना है, 1, तो यहां पर H कितने हैं, 2, O कितना है, 1। माय डियर स्टूडेंट्स, अरे पहली वाली जो कंडीशन है ये तो सेटिस्फाई होगी, केमिकल कंपोजिशन तो दोनों का सेम है, इट इज होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन। लेट अस चेक अनदर कंडीशन, जो सेकंड वाली कंडीशन है, होमोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन। अरे ये H2+O है और ये H2O है, H2O है, यस और नो, H2+O, H2+O और ये H2O, क्या इनकी केमिकल बॉन्डिंग सेम होगी, अरे केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी, यस और नो, बहुत ही बेसिक सी बात है, क्या इनकी केमिकल बॉन्डिंग सेम हो सकती है दोनों की, नो। इसका मतलब ये दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द सेकंड कंडीशन, सो दैट्स व्हाई ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, लेट मी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेंगे, एक और एग्जांपल, यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेंगे। तो यहां पर आप देखना, इसमें हमने जो मिक्सचर लेंगे, यहां पर हमने लिया वाटर, यहां पर हमने लिया वाटर, यहां पर हमने लिया H2+O2। ध्यान देना इसमें कितने H हैं, 2, यहां पर कितने O हैं, 2, यहां पर ये तो H2O है, ये तो वाटर या H2O, तो यहां पर H कितने हैं, 2, और O कितना है, 1। तो इस बार देखो जरा, यहां पर केमिकल कंपोजिशन भी सेम नहीं है, केमिकल कंपोजिशन भी सेम नहीं है, यहां पर H2 है, ठीक है, यहां भी H2 है, लेकिन यहां O कितने हैं, यहां पर O कितने हैं, 2, यहां पर O कितना है, केवल 1 है। मतलब पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है और केमिकल बॉन्डिंग तो सेम होगी नहीं, इट इज नॉट होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन एज वेल एज इट इज नॉट होमोजीनियस इन केमिकल बॉन्डिंग, मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस होने के लिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहली वाली जो केस हमने लिया था, पहला एग्जांपल, इसमें दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा था, सो दैट्स व्हाई इट इज अ प्योर सब्सटेंस। इनमें से मतलब किसी एक को सेटिस्फाई नहीं करेगा या फिर दोनों कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा,
तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। आई होप कि विद एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये बात समझ आ गई होगी। बेटा इसको आगे रखो ना इधर। हाँ, तो ये आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में आगे बढ़ते हैं, समझेंगे यहां पर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेंगे जिससे हमको आगे चीजें चल करके आसान लगने लगेंगी, बहुत ही आसान तरीके से आप अगर देखो थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था, अगर इसको आप दिल से पढ़ोगे ना, समझते हुए चलोगे, तो ये बहुत आसान लगेगा और बहुत मजा आएगा और जीवन भर आपको याद रहेगा। ऐसे कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। अगर आप इसको कैजुअली लेकर के चलोगे तो ये ऊपर से उतर जाएगा, है ना, ध्यान रखना। चलो अब एक काम करते हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर लूंगा मैं यहां पे, ध्यान देना, थोड़ा सा धैर्य रखें। व्हाट आई वांट टू से, कांस्टेंट प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके समझाएंगे। कांस्टेंट प्रेशर करना क्या है आपको, करना कुछ नहीं है आपको, आपने वाटर ले लो, पानी को ले लो, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर, है ना, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं वाटर सराउंडिंग टेम्परेचर कितना होगा, मान लेते हैं कितना टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेल्सियस, 30। अभी कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर मान लेते हैं ये जो प्रेशर है कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात चल रही है। आपने बर्तन में किसी बर्तन में क्या लिया, आपने पानी ले लिया है, यस, और कितने टेम्परेचर पे लिया है, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये पानी जो आपने लिया है, इसको आप हीट सप्लाई करना स्टार्ट करो। पानी ले लिया, पानी भर लिया आपने एक बर्तन में, चूल्हे के ऊपर रखो, है ना, और उसको हीट सप्लाई करो, देन व्हाट विल हैपन, क्या तुरंत वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा या पहले समय लगेगा थोड़ा सा। जब आप हीट सप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जब वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, भाप बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब ऐसा तो नहीं होता ना, पानी आपने रखा, हीट सप्लाई करी, तुरंत वेपर बन गई उसकी, ऐसा तो नहीं होता है। आप लगातार हीट सप्लाई करोगे तो पानी क्या होगा, वो भाप बनने लग जाएगी, उसकी स्टीम बनने लग जाएगी। याद रखना, ये जो हम काम कर रहे हैं ना, अपने जो पानी लिया है 30 डिग्री सेल्सियस पे, सराउंडिंग टेम्परेचर पे जो आपने वाटर लिया है, उसको जब आप हीट सप्लाई करोगे तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। प्रेशर क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। चलो तो इसको हीट सप्लाई करते हैं। आपने पानी लिया एट 30 डिग्री सेल्सियस और आपने हीट सप्लाई करी, आपने यहां पर हीट सप्लाई करी, देन व्हाट विल हैपन, तो इसका टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज होगा, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और कब तक इंक्रीज होगा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक ये इंक्रीज हो जाएगा। H2O एट आपको मिल जाएगा, H2O वाटर मिल जाएगा कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। मान लो ये है स्टेट 1 और ये है आपकी स्टेट 2, यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपने जो हीट सप्लाई करी, आपने पानी को रखा और हीट सप्लाई करना स्टार्ट करा, तो पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। हम बोलते हैं ना कि जो वाटर है बॉयल होता है कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो बॉयल होगा, कंडीशन साथ में रहती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा, यस और नो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर बॉयल करोगे तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल होगा। अगर आप 101 मान लो ऐसे जगह आप चले जाते हैं जहां पर प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वहां पर जो वाटर बॉयल होगा वो ज्यादा 100 से ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा। आपने कहावत सुनी होगी, पहाड़ों पर दाल देर में गलती है, सुनी है कि नहीं, पहाड़ों पर दाल देर में गलती है, कमेंट करके बताना अगर सुना है तो। हम क्यों बोलते हैं कि पहाड़ों पर दाल देर में गलती है, क्योंकि जब आप पहाड़ों पर चले जाते हो तो वहां पर प्रेशर कम हो जाता है, यानी जो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहां के रेस्पेक्ट में, है ना, वहां पर थोड़ा प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होता है तो वाटर कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जो बॉयल होना चाहिए था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे कम टेम्परेचर बॉयल होता है। तो कोई भी चीज जब कम टेम्परेचर बॉयल होगी तो कैसे गलेगी, देर में गलेगी, यस और नो। इसीलिए पहाड़ों पर दाल देर में गलती है, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम होता है, इसीलिए वो कम टेम्परेचर पे बॉयल होने लग जाता है। तो यहां पर जो आपने हीट सप्लाई करी, यहां पर जो आपने हीट सप्लाई करी कि वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, आपने हीट सप्लाई करी तो इस टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ये जो हीट सप्लाई करी आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, इसको बोला जाता है सेंसिबल हीट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेंसिबल हीट। भाई टेम्परेचर 30 से कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस,
तो ये जो हीट सप्लाई हुई है इसको क्या बोल रहे हैं हम, सेंसिबल हीट। अगली स्लाइड में डिफाइन कर देंगे सेंसिबल हीट क्या होती है, चिंता मत करो। अब आपके पास क्या है यहाँ पे, अब आपके पास है वाटर, H2O है, H2O है कितने डिग्री सेल्सियस पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस पे है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। एंड माय डियर स्टूडेंट्स ये है आपकी स्टेट 2। अब आपने और हीट सप्लाई करी, इसमें आपने पानी को रख दिया है और आप हीट सप्लाई करते जा रहे हो तो पहले तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब वो वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टीम में, उसकी भाप बनने लग जाएगी। अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट्स ये जो आपका वाटर था ना 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, लेकिन इसकी स्टीम, ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो आपको स्टीम मिल जाएगी एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना यहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। ध्यान देना कि भाई यहां पर जो वाटर आपको वाटर था 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब आपने हीट सप्लाई करी तो वो जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। यानी कि अब क्या हो रहा है, वेपर बन रही है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब वो लिक्विड से वेपर में जा रहा है। यहां पर क्या है आपके पास, लिक्विड है, यहां पर क्या है, लिक्विड है, और यहां पर क्या, स्टीम है, मतलब वेपर है। यस और नो। तो यहां पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर तो पहले से कांस्टेंट है, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ विल रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अब एक बात बताओ, अब जो आपने हीट सप्लाई करी, भाई पहले तो हीट सप्लाई कर रहे थे टेम्परेचर बढ़ रहा था, अब आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो हीट कहां जा रही है, हीट जा कहां रही है, अब हीट जा रही है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ने में, है ना। जो वाटर था अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट कर रहा है उसको। तो पूरी की पूरी हीट जो है कहां चली जाती है, लिक्विड को, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में। अब इस हीट को क्या बोलते हो, जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो हीट सप्लाई होती है उसको बोलते हो लेटेंट हीट। क्या बोलोगे इसको, लेटेंट हीट बोलोगे। क्या बोलोगे, लेटेंट हीट। यस और नो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था तो सेंसिबल हीट, यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लेटेंट हीट, क्योंकि यहां पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। चलो जी और आगे आ जाओ। अब आपके पास क्या है यहां पे, अब आपके पास है स्टीम। अब आपके पास है, ये कंडीशन 1 थी, ये 2 थी, और यही कंडीशन 2 है, इसको बोल दो कंडीशन 3। अब आपके पास जो कंडीशन 3 है उसमें क्या है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस माय डियर स्टूडेंट्स एंड इट इज स्टेट 3। अब आप इसको और हीट सप्लाई कर रहे हो, अभी भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो। यस और नो, मतलब पूरा जो है इस जो वाटर था वो स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपके पास स्टीम है, अब क्या है आपके पास, स्टीम है, आप और भी हीट सप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा अब, क्योंकि फेज ट्रांसफॉर्मेशन तो हो चुका है, 100% स्टीम बन चुकी है, स्टीम को हीट सप्लाई करे जा रहे हो तो अब स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। अब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगी नहीं, अब क्या मिलेगी, स्टीम से स्टीम ही मिलेगी, स्टीम से आपको स्टीम मिलेगी, लेकिन ये 100 डिग्री सेल्सियस है, अब स्टीम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। स्टीम एट फॉर एग्जांपल 350 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगी आपकी स्टेट 4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अरे बॉयलर में यही तो होता है, बॉयलर में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, स्टीम पावर प्लांट जिसमें बॉयलर लगा रहता है। आपने सुना होगा, जो डिप्लोमा के बहुत सारे बच्चे हमारे एप्लीकेशन में जुड़े हुए हैं, डिप्लोमा वाले बच्चों ने सुना होगा, पढ़ के आए होंगे ऑलरेडी, सुपर हीटर क्या होता है ना। बॉयलर में क्या लगा रहता है, एक सुपर हीटर। बोलो यस और नो। सुपर हीटर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आगे चल करके पढ़ेंगे। हालांकि जो बॉयलर वगैरह है आपका यूनिट नंबर आई थिंक अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है जी। तो इसको अगर मैं बनाना चाहूं, कौन से डायग्राम पे इसको बना दें, इसको हम बना देते हैं TH डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेस एंथैल्पी। चलो बनाते हैं इसको, थोड़ा शो करते हैं इसको डायग्राम में। डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो ये यहां पर बनाया मैंने टेम्परेचर वर्सेस एंथैल्पी डायग्राम। तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, लाइक दिस। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। तो यहां पर आपने जो वाटर लिया, यहां पर आपने वाटर लिया कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्टेट यहां पर होगी, धैर्य रखना, 1 मिनट के बाद आपको ये डायग्राम क्लियर हो जाएगा। ये है आपकी स्टेट 1, ये आपकी स्टेट 1 है, मतलब आपने क्या लिया, वाटर लिया 30 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपने हीट को सप्लाई किया, जब हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर 30 से कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहां पर टेम्परेचर इधर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 1 से 2 हम पहुंचे हैं, 1 से 2 पहुंचे हैं,
1 से 2 पहुंच चुके हैं और 2 पर टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो 1 से 2 यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जो आपने हीट सप्लाई करी है उसको बोला क्या है हमने, उसको बोला है सेंसिबल हीट। चलो जी, उसके बाद ध्यान से देखना, तो इस 2 से फिर हम 3 जाएंगे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करोगे तो यहां पर जो है फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगी और यहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा कांस्टेंट। तो ये होगी हमारी स्टेट 3, ये हो गई यहां पर स्टेट 3। बोलो यस और नो। स्टेट 3 का मतलब है वाटर स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखो पॉइंट 2 को देखो जरा ध्यान से और पॉइंट 3 को जरा ध्यान से देखो। यहां पर कितना टेम्परेचर है 2 पर 100 डिग्री सेल्सियस और 3 पर भी कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि देखो यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि 2 से 3 क्या हो रही है फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, राइट। उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस से स्टीम कितने पे चली जाएगी 350 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा। तो यहां पर ये टेम्परेचर आ जाएगा आपका, मान लेते हैं ये आ गई स्टेट आपकी 4। तो चारों स्टेट को मैंने दिखा दिया यहाँ पे, देखो स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 एंड स्टेट 4। आप चारों स्टेट को डायग्राम में देख सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से आपको समझ में आने वाला है। चारों पॉइंट्स आप देख पा रहे हो? यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा और चीजों को ऑब्जर्व करो यहां से, और थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। देखो भाई यहां पर जो 2 से 3 वाला जो पोर्शन है ना, 2 से 3 वाला जो पोर्शन है, 2 से 3 यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। यस और नो? और जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ध्यान रखना प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो ये जो मैंने लाइन बनाई है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। ये कौन सी लाइन है? दिस इज योर कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन टीएच डायग्राम, ठीक है ना। तो स्टेट 1 पे टेम्परेचर कितना है, ये जो अच्छा एक चीज और आपको यहां पे याद रखनी है, यहां पर एक चीज और आपको याद रखनी है, जिस टेम्परेचर पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। क्या बोलते हो? सैचुरेशन टेम्परेचर बोलते हो। जिस टेम्परेचर पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, दैट टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेशन टेम्परेचर एट गिवन प्रेशर। आगे बढ़े, एक चीज तो रह गई इंपॉर्टेंट कि भाई साहब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ये तो बताओ। यस माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई साहब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये जो कर्व देखो, ये 2 कर्व हैं। एक्चुअली आपको ये एक कर्व दिखाई दे रहा होगा जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया था। बेसिकली दीज आर 2 कर्व्स, ये 2 कर्व हैं। एक कर्व तो ये वाला होगा आपका, ये वाला कर्व है ना। एक कर्व आपका ये वाला है, दिस वन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, और इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। सैचुरेटेड लिक्विड कर्व आगे के लेक्चर तभी समझ में आएंगे जब आपको इसको ध्यान से समझोगे। ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है ये है सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, ये है सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे देखो जरा और दूसरे वाला, दिस वन माय डियर स्टूडेंट्स, यस दिस वन। ये वाला जो कर्व आप देख पा रहे हैं, दिस इज नोन एज सैचुरेटेड वेपर कर्व। क्या बोलेंगे इसको? सैचुरेटेड वेपर कर्व। मैं लिख रहा हूं यहां पर सैचुरेटेड वेपर कर्व है, राइट। सो दिस इज योर सैचुरेटेड वेपर कर्व, सैचुरेटेड वेपर कर्व, या फिर इसको बोल देते हैं क्या, सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन या सैचुरेटेड वेपर कर्व। दिस इज नोन एज सैचुरेटेड लिक्विड कर्व और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। अब ये 2 कर्व हैं, ये कितने कर्व हैं? यहां पर ये 2 कर्व हैं, और ये दोनों कर्व जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, जिस पॉइंट पर ये दोनों कर्व मिलते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं हम इसको? इसी को बोलते हैं क्या? क्रिटिकल पॉइंट। दिस इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, तो क्रिटिकल पॉइंट इज व्हाट? इट इज द पॉइंट एट विच सैचुरेटेड लिक्विड कर्व एंड सैचुरेटेड वेपर कर्व्स मीट। जिस पॉइंट पर सैचुरेटेड लिक्विड कर्व एंड सैचुरेटेड वेपर कर्व मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, उसी पॉइंट को बोला जाता है क्या? सैचुरेटेड। उसी पॉइंट को बोला जाता है क्या? क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल पॉइंट। याद रहेगा आपको?
बोलो यस और नो, इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो है मैं इधर बनाने का प्रयास करता हूं एक छोटा सा डायग्राम, फिर से यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना। भाई साहब ये दो कर्व हैं, अब मैं बार बार इनको अलग अलग तो बनाऊंगा नहीं, है ना। यहां पर ये जो पॉइंट है, दिस इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट, ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है, ये आपका सैचुरेटेड वेपर कर्व है। सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, सैचुरेटेड वेपर कर्व। इधर होता है लिक्विड 100%, इधर होता है लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर, और इधर होता है 100% वेपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज 100% लिक्विड, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर, और इधर होता है वेपर। इसको हम बोलते हैं डोम। क्या बोलते हैं इसको? डोम। तो डोम के अंदर का जो रीजन है वो है वेट रीजन। कौन सा रीजन है अभी बताऊंगा आपको, वेट रीजन। और यहां पर क्या है? 100% लिक्विड है, इसको बोलते हैं सबकूल्ड रीजन, इसको बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन। इधर होगा क्या? लिक्विड, इधर लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर, और इधर होगी वेपर 100% स्टीम। यस और नो? अब मैं कई बार इसको स्टीम बोल रहा हूं, कई बार वेपर बोल रहा हूं, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, स्टीम बोल रहा हूं कई बार और कई बार मैं वेपर बोल रहा हूं, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन, आप कमेंट करके बताना, स्टीम और वेपर दोनों ही क्या हैं? दोनों क्या हैं बच्चों? दोनों ही क्या है? ये गैसेस स्टेट हैं। दोनों ही क्या है? ये गैसियस स्टेट हैं। बोलो यस और नो? ये गैसेस स्टेट हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। कई बार हम बोलते हैं वेपर, कई बार हम बोलते हैं स्टीम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टीम एंड वेपर? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है? कमेंट करके बताना। आगे बढ़ा जाए। इतनी बात समझ में आ गई हमको कि सैचुरेटेड लिक्विड। और अच्छा एक चीज और मुझे बताना, एक चीज और मुझे बताना। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर करते हैं। मैंने बोला है कि यहां पर क्या है आपका? सैचुरेटेड लिक्विड है। यहां पर क्या है आपका? सैचुरेटेड लिक्विड है। और यहां पर क्या है आपका? सैचुरेटेड वेपर है। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग? देखो इस स्टेट की बात करो, ये कहां पर है? यहां पर 100% लिक्विड है, यहां पर 100% वेपर है, और एक पॉइंट यहां पर दो, ये वाला पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड, इसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड वेपर। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहने जा रहा हूं अभी। यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर क्या है आपका? 100% लिक्विड, 100% स्टीम, 100% वेपर। ये है आपका सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर। यहां भी क्या होगा? सैचुरेटेड वेपर। इस क्योंकि ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है ना, तो यहां पर ये क्या है आपके? सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड वेपर। यहां पर सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड। ध्यान से समझना। अब देखो यहां पर टेम्परेचर कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पे जो कंडीशन है, मतलब यहां पर जो आपका वाटर है उसको आप हीट सप्लाई करोगे तो वो एकदम से किस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? वेपर में। उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन जो इस वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं सैचुरेटेड लिक्विड, ये जो पॉइंट है ना सैचुरेटेड लिक्विड, वाटर के जो पार्टिकल्स इस वाली स्टेट में होंगे ना, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में, उसको जैसे ही हीट सप्लाई करोगे वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। तो व्हाट इज सैचुरेटेड लिक्विड? अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर ये बताओ सैचुरेटेड लिक्विड होता क्या है, तो सैचुरेटेड लिक्विड वो लिक्विड है जो कि जस्ट वेपोराइज होने वाला है, जस्ट अबाउट टू वेपोराइज। जैसे ही उसको थोड़ी सी हीट मिलेगी, वाटर के वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? वेपोराइज हो जाएंगे। मतलब लिक्विड से जस्ट कन्वर्ट होने वाला है किसमें? वेपर में। जस्ट अबाउट टू वेपोराइज। आगे चलो, यहां पर आप देखो, यहां पर जो है 100% स्टीम है, इसमें से थोड़ी सी हीट निकाल दोगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो जो स्टीम है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, नो। लेकिन यहां पर जो स्टेट 3 है ना, यहां पर कंडीशन क्या है स्टीम की? कि यहां पर सैचुरेटेड स्टीम है। क्या है यहां पर? सैचुरेटेड स्टीम है, सैचुरेटेड वेपर है। इसमें से थोड़ी सी भी अगर हीट निकाल दोगे तो यहां पर जो स्टीम के पार्टिकल हैं, वेपर के पार्टिकल हैं, वो क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे। मतलब वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये वो कंडीशन है वेपर की विच इज जस्ट अबाउट टू कंडेंस। जरा से भी हीट सप्लाई करोगे तो वेपर बन जाएगी, जरा से भी हीट रिजेक्ट करोगे तो कंडेंस हो जाएगी, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने पूरा जो है आपको पिक्चर यहां पर खोल के रखी है। नेक्स्ट है हमारे डिफरेंट रीजन्स। कौन कौन से रीजन्स होते हैं, क्योंकि ये समझ में आएगा तो आगे की पिक्चर समझ में आएगी, ठीक है? तो यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहां पर सबकूल्ड रीजन और अंडरकूल्ड रीजन भी कहते हैं। दिस इज अंडरकूल्ड रीजन। लेट मी कंप्लीट इट। इट इज अंडरकूल्ड रीजन। अंडरकूल्ड रीजन, देखो डायग्राम से समझेंगे। दिस इज योर टेम्परेचर वर्सेस एंथैल्पी डायग्राम, है ना? ये टेम्परेचर वर्सेस एंथैल्पी है, और टीएस डायग्राम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो टीएस डायग्राम भी ऐसे ही बनता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब मैं अलग अलग कर्व ना बना करके, आप समझ गए होंगे, ये सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है, ये सैचुरेटेड वेपर कर्व है। यस और नो?
यस माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां पर हमने देखा कुछ ऐसे करके बनाया था डायग्राम लाइक दिस। कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। यस, अगर मान लो जो एक्चुअल देखो सैचुरेशन टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि ये जो टेम्परेचर होता है आपका, दिस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे क्या होता है फेज चेंज होती है, दिस वन, यहां पे इसको बोला जाता है सैचुरेशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन टेम्परेचर। मैं फिर से बता देता हूं सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है। सैचुरेशन टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस अपनी फेज ट्रांसफॉर्मेशन करता है, अपनी फेज को चेंज करता है एट अ गिवन प्रेशर, एट अ गिवन प्रेशर। किसी गिवन प्रेशर पे जिस टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस अपनी फेज को चेंज कर रहा है उसी को बोला जाता है सैचुरेशन टेम्परेचर। अगर मान लो एक्चुअल में टेम्परेचर कितना है, सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है, एक्चुअल टेम्परेचर मान लो यहां पे है सैचुरेशन से कम है, भाई यहां से लेकर के यहां तक तो सैचुरेशन टेम्परेचर है, यस और नो। तो यहां पर अगर ये हम इस स्टेट को कंसीडर करें तो यहां पर जो टेम्परेचर है आपका एक्चुअल टेम्परेचर, तो ये सैचुरेशन टेम्परेचर है, सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है। तो अगर एक्चुअल टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? सब कूल्ड रीजन, अंडर कूल्ड रीजन के नाम से जानते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर एक्चुअल टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है, ऐसा रीजन हम बात कर रहे हैं सब कूल्ड रीजन की, अंडर कूल्ड रीजन की, तो आप समझ जाइएगा, आप समझ जाइएगा कि भाई साहब सब कूल्ड रीजन और अंडर कूल्ड रीजन, हम उस रीजन को बोलते हैं, उस क्षेत्र को बोलते हैं जहां पर सैचुरेशन टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होता है। तो यहां पर ये वाला जो आप रीजन देख रहे हैं, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ना, दिस वन, ये वाला, तो इसमें क्या है आपका टेम्परेचर क्या है? सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है, तो इसको बोला जाता है, इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग? सब कोल्ड रीजन बोलेंगे। ये वाला जो रीजन है ना, ये है आपका सब कोल्ड रीजन, सब कोल्ड रीजन। ओके, दिस इज सब कोल्ड रीजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पर एक टर्म आती है, देख लो यहां पर लिखा हुआ भी है सब कोल्ड रीजन। इट इज द रीजन इन विच एक्चुअल टेम्परेचर इज लेस देन सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू दैट प्रेशर, है ना, करस्पॉन्डिंग टू दैट प्रेशर। याद रखना इस पूरी लाइन का प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा, इस पूरी लाइन का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पर आता है डिग्री ऑफ सबकूलिंग। डिग्री ऑफ सबकूलिंग का दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस ले लो। यहां पर क्या है आपका सैचुरेशन टेम्परेचर है, ये एक्चुअल टेम्परेचर है, क्योंकि सैचुरेशन टेम्परेचर ज्यादा है तो सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस एक्चुअल टेम्परेचर, दिस इज द डिग्री ऑफ सबकूलिंग, दिस इज द डिग्री ऑफ सबकूलिंग। जो नेक्स्ट वाला रीजन है उसको देखते हैं, यू नो सुपर हीटेड रीजन। सुपर हीटेड रीजन का मतलब है इट इज द रीजन इन विच एक्चुअल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू दैट प्रेशर। ओके राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज टेम्परेचर वर्सेस एंथैल्पी। ओके राइट, तो ये जो डायग्राम बना हमारा ऐसे ही बनेगा। अब टेम्परेचर क्या है आपका? एक्चुअल टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है, यस और नो। तो सैचुरेशन टेम्परेचर कहां पे है? दिस इज योर सैचुरेशन टेम्परेचर, दिस इज योर सैचुरेशन टेम्परेचर। ओके, तो एक्चुअल का जो टेम्परेचर है वो सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है, यानी यहां पर कहीं होगा, यस और नो। तो देखो इस बार, देखो जरा इस बार, एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है, एक्चुअल टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है। तो ऐसा क्षेत्र, ऐसा रीजन जब एक्चुअल टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन। तो ये वाला जो रीजन है ना, दिस रीजन, ये वाला इस साइड वाला रीजन जहां पर 100% वेपर होती है, इसी को बोला जाता है क्या? यू नो सुपर हीटेड रीजन। क्या बोलते हो? दिस इज नोन एज सुपर हीटेड रीजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, तो यहां से एक टर्म आएगी डिग्री ऑफ सुपर हीट। तो डिग्री ऑफ सुपर हीट क्या होगा? क्योंकि इस बार एक्चुअल टेम्परेचर ज्यादा है, एक्चुअल टेम्परेचर माइनस सैचुरेशन टेम्परेचर, ये क्या मिलेगा आपको यहां से? दिस इज डिग्री ऑफ सुपर हीट, दिस इज डिग्री ऑफ सुपर हीट। यस और नो? आगे बढ़ा जाए। चलिए, जैसे यहां पर क्या था आपका एक्चुअल टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से कम था, तो यहां पर हमने लिखा सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस एक्चुअल टेम्परेचर सब कोल्ड रीजन में। अब बात करी हमने सुपर हीटेड रीजन की, तो यहां पर जो है आपका सैचुरेशन एक्चुअल टेम्परेचर सैचुरेशन से ज्यादा है, तो इसलिए यहां पर डिफरेंस आ जाएगा एक्चुअल टेम्परेचर माइनस सैचुरेशन टेम्परेचर। यस, कैन बी मूव। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक और रीजन होता है इसमें जिसको हम बोलते हैं वेट रीजन। क्या बोलते हैं इसको? वेट रीजन। ओके राइट, चलो, तो वेट रीजन का मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, ये हो गया आपका टीएच डायग्राम। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सबकूल्ड रीजन, ये हो गया सुपर हीटेड रीजन। तो ये वाला जो रीजन है ना, दिस इज नोन एज वेट रीजन, दिस इज नोन एज
वेट रीजन। ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला क्षेत्र कौन सा होता है? वेट रीजन वाला क्षेत्र होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लिक्विड भी होगा, यहाँ पे वेपर भी होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा? लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होगा, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो लिखा हुआ है क्या, इट इज द रीजन इन विच बोथ लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एट सैचुरेशन टेम्परेचर। देखो यही वाला तो रीजन है ना, ये वाला रीजन ही तो है। दिस रीजन क्या होगा आपका? वेट रीजन होगा। दी जो रीजन है यहाँ पे, तो ये टेम्परेचर तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और ये कौन सा टेम्परेचर होता है? सैचुरेशन टेम्परेचर होता है। तो सैचुरेशन टेम्परेचर पे तो लिक्विड और वेपर दोनों क्या होती हैं? एग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं दोनों स्टेट, लिक्विड भी और वेपर भी। लिक्विड और वेपर का मिक्सचर होगा। यस और नो? तो अब यहां पर जो ये पॉइंट है, अगर हम देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या, यहां पे ध्यान देना, एक बार फिर से ध्यान देना, न्यूमेरिकल तभी सॉल्व कर पाओगे। यहां पर क्या है बच्चों? यहां पर क्या है आपका? यहां पर 100% लिक्विड है, यहां भी लिक्विड है, यहां भी लिक्विड है, यहां भी लिक्विड है, लेकिन यहां पर क्या है? सैचुरेटेड लिक्विड है। फिर यहां पर लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर है, और यहां पर 100% क्या है? यहां पर क्या? सैचुरेटेड वेपर है। फिर इसके बाद यहां वेपर। यस और नो? ये सबकूल्ड रीजन है, ये सुपरहीट रीजन है, ये है आपका वेट रीजन, जहां पर लिक्विड और वेपर दोनों एग्जिस्ट करती हैं। ओके, अब यहां लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर तो है, इधर की तरफ क्या हो रहा होगा? वेपर की परसेंटेज बढ़ रही होगी। बोलो यस और नो? वेपर की परसेंटेज बढ़ रही होगी। इधर क्या हो रहा होगा? लिक्विड की परसेंटेज बढ़ रही होगी, है ना? मतलब इस कर्व के पास पॉइंट जितना इस कर्व के पास, जैसे यहां पे मान लीजिए यहां पे पॉइंट है, इसका मतलब यहां पर लिक्विड की परसेंटेज ज्यादा है, वेपर की परसेंटेज कम है। अगर आप इधर की तरफ जाओगे, वेपर सैचुरेटेड वेपर कर्व की तरफ, इधर की तरफ जाओगे, मतलब यहां पर वेपर की परसेंटेज ज्यादा होगी, लिक्विड की परसेंटेज कम होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और आगे समझ में आएगा धीरे धीरे करके ये। चलो आगे बढ़ा जाए, तो ये हो गया आपका वेट रीजन, है ना, जहां पर लिक्विड और वेपर दोनों फेज एग्जिस्ट करते हैं। नाउ सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट क्या होती है? सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट की हम यहां पर बात करेंगे, है ना। ये 2 नंबर में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। व्हाट इज सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट, है ना। सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, इसका आइडिया मैं पहले दे भी चुका हूं अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में। देखो क्या लिखा हुआ है, द हीट ट्रांसफर्ड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज सेंसिबल हीट। और सेंसिबल हीट को हम कैसे लिखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज इक्वल टू m into c डेल्टा t। yes or no? this is what sensible heat। यहां पर m क्या होगा? what is m? m is the mass of the substance and c is the specific heat of that substance and delta t is the temperature difference। अरे इधर देख लो एक बार फिर से देखो जरा, ये आपका डायग्राम होता है, दिस इज योर टेम्परेचर वर्सेस एंथैल्पी डायग्राम। ओके, तो हमने क्या बनाया था अभी? डायग्राम कुछ ऐसे ही बनाया था, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। बोलो यस और नो? तो यहां से लेकर के यहां तक जो हीट सप्लाई हो रही थी, इसको क्या बोलोगे? सेंसिबल हीट। बोलो यस और नो? इसको हमने बोला था स्टेट 1, दिस इज स्टेट 2 एंड दिस इज स्टेट 3 एंड दिस इज स्टेट 4, है ना। पहले जो डायग्राम बनाया था यही था। तो 1 से 2 जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसमें कौन सी हीट जा रही है? दिस इज योर सेंसिबल हीट। यहां पर 2 से 3 कौन सी हीट जाएगी? दैट इज लेटेंट हीट। और 3 से 4 फिर से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दिस इज नोन एज सेंसिबल हीट। तो ये सेंसिबल हीट किसकी है? क्योंकि यहां पर तो लिक्विड है, तो लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये सेंसिबल हीट किसकी होगी? लिक्विड की। और ये सेंसिबल हीट किसकी होगी? स्टीम की, यानी कि वेपर की। अरे याद करो यहां पे एक बार जरा, वापस आओ। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखो जरा, ये वाटर था ना, तो वाटर को आपने 30 डिग्री सेल्सियस से कहां तक ले गए थे? 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो कौन सी हीट सप्लाई करी थी? सेंसिबल हीट। क्या बोला था इसको हमने? सेंसिबल हीट। 1 से 2 टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, सेंसिबल हीट। 2 से 3 फेज ट्रांसफॉर्मेशन जब हुआ था, तो लेटेंट हीट। 3 से 4 हम कहां चले गए थे? टेम्परेचर बढ़ाया था, किसका? स्टीम का। तो अगेन सेंसिबल हीट। दिस इज सेंसिबल हीट ऑफ स्टीम, दिस इज सेंसिबल हीट ऑफ लिक्विड यानी कि वाटर। चलो जी वापस आते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो सेंसिबल हीट कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लो आपको इसकी सेंसिबल हीट निकालनी है, तो कैसे करोगे? ये मान लो टेम्परेचर कितना था? दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो आपको मिल जाएगा यहां से कितना? 100 माइनस के 30 यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स। एम आपको पता होगा, मास, जो भी मास है इसका सब्सटेंस का, और आपको इसकी स्पेसिफिक हीट भी पता होगी, वाटर की स्पेसिफिक हीट पता होती है। यस और नो? इसी तरह से यहां पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यहां पे
इसकी जो सेंसिबल हीट कितनी होगी, m इंटू सी डेल्टा टी। स्टीम का मास कितना है, डेल्टा टी मतलब दिस टेम्परेचर माइनस दिस टेम्परेचर, और सी स्टीम की कितनी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। ओके, तो चलो आगे बढ़ा जाए। सेंसिबल हीट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, मैं इसको थोड़ा सा वापस कर देता हूं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो सेंसिबल हीट को कैलकुलेट करने का तरीका है m इंटू सी डेल्टा टी, और मैंने लिख भी दिया है, ध्यान रखना, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा, दैट विल बी नोन एज सेंसिबल हीट। ओके, सो लुक एट द बोर्ड, द हीट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज सेंसिबल हीट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? द हीट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। ओके, नाउ कम टू द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मीनिंग क्या है, द हीट ट्रांसफर एसोसिएटेड विद फेज चेंज इज नोन एज लेटेंट हीट। फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो हीट ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो इसका डायग्राम मैं अलग से बना दूं क्या? यस, ओके, दिस इज टेम्परेचर वर्सेस एंथैल्पी, राइट। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना यहां पे, तो हीट का ट्रांसफर तो यहीं पर हो रहा होगा, यहां पर, यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द लेटेंट हीट, दिस इज द लेटेंट हीट, यस और नो? ओके, अब देखो मैंने आपको बोला था कि ये कौन सा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट। विच पॉइंट? दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट। इसको मैंने बोला था सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, एंड दिस इज योर सैचुरेटेड वेपर कर्व, सैचुरेटेड वेपर कर्व, राइट। ओके, तो यहां पर जो सैचुरेटेड लिक्विड के करस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उसको लिखते हैं एफ से। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखेंगे एफ से, एफ, ठीक है। और जो हमारी सैचुरेटेड वेपर के करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज होंगी, उसको हम लिखेंगे जी से। ये नोटेशंस होते हैं, जब हम स्टीम टेबल पढ़ेंगे तब भी आपको एच एफ, जी एफ, इस तरह की चीजें वहां पर देखने के लिए मिलेंगी। चलो जी, तो लेटेंट हीट, भाई आपने यहां से लेकर के यहां तक कितनी हीट सप्लाई करी, वो लेटेंट हीट के बराबर होगी। ओके, तो यहां पर जो वैल्यू है, यहां पर आप ध्यान देना, ये है आपकी एंथैल्पी, इधर ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी, तो यहां से 0 से लेकर के F तक कितनी हो जाएगी, HF, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, G हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, HG, राइट। अब मान लो प्रोसेस 1 से 2 हुआ है, मान लो प्रोसेस 1 से 2 हुआ है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पर लेटेंट हीट की, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो HF को H1, और आप लिख सकते हो HG को H2 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से लेटेंट हीट क्या हो जाएगा आपका, दिस इज Hg माइनस HF, या लिख सकते हो आप इसको H2 माइनस H1 इन टर्म्स ऑफ 1 and 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो आ जाओ इधर। लेटेंट हीट, द हीट ट्रांसफर एसोसिएटेड विद फेज चेंज इज नोन एज लेटेंट हीट। ओके, राइट। एक बात मैं आपको यूनिट नंबर 1 की और रिकॉल करा देता हूं। मैंने पहले ही बोला था आपको कि भाई साहब, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, मतलब एक चीज दूसरी चीज से कनेक्ट होती है। यूनिट नंबर 1 में हमने पढ़ा था, याद दिला देता हूं, यूनिट नंबर 1 में हमने पढ़ा था, हीट ट्रांसफर जो हम करते हैं ना कांस्टेंट प्रेशर पे, जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ट्रांसफर करते हैं तो वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है, और जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ट्रांसफर करते हैं तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। और मैंने बोला था कि ये काम की चीज है, बाद में भी काम आएगी, यस और नो? तो यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, यस और नो? यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, ये पूरा प्रेशर कांस्टेंट रहता है इस लाइन का। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब यहां पर लेटेंट हीट कहां पे है, लेटेंट हीट का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट ट्रांसफर हो रही है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम QP, यानी कि हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, यस और नो? भाई साहब, जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करते हो तो वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होती है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हीट ट्रांसफर करते हो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। तो यहां पर आ जाएगा आपका DH, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, लेटेंट हीट इज इक्वल टू डेल्टा H का मतलब है H2 माइनस H1, यस और नो? ध्यान दीजिएगा, H2 माइनस H1। तो लेटेंट हीट यहां से हमको मिल रही होगी, दैट इज H2 माइनस H1 को क्या लिखोगे, यहां पर H2 है, H2 कितना है, Hg, और H1 कितना है, HF। तो आप लिख सकते हो लेटेंट हीट इज इक्वल टू Hg माइनस HF, लेटेंट हीट इज इक्वल टू Hg माइनस HF। ओके, यस और नो? Hg माइनस HF।
और इसको आप लिख सकते हो लेटेंट हीट इज इक्वल टू HFG। HFG का मतलब होता है Hg माइनस HF। Hg माइनस HF मतलब अगर ये HFG लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है क्या HFG, तो आप समझ जाना इसका मतलब है डिफरेंस है किसका, Hg माइनस HF का। Hg माइनस HF का, Hg का मतलब है कि सैचुरेटेड वेपर कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी है, और HF का मतलब है यहां पर देखो HF है, यहां पे HF है, यहां पर Hg है, तो Hg माइनस HF का जो डिफरेंस है दैट इज HFG। यस और नो। चलिए क्लास को जल्दी से बाइंड अप करते हैं। बस ध्यान देना कि भाई साहब अगर आपको लिख जाए कहीं पर लिखा हुआ क्या दिख जाए HFG, इसका मतलब है Hg माइनस HF। इसी तरह से आपको लिखा हुआ दिखाई देगा SFG, एंट्रोपी है S, तो ये हो जाएगा आपका SG माइनस के SF। इसी तरह से आपको दिखाई देगा क्या VFG, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो यानी कि VG माइनस VF। इसी तरह से आपको दिखाई देगा UFG, मतलब स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, यानी कि UG माइनस के UF। बोलो यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स। थर्मोडायनामिक्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आने वाला है अभी तो आगे चल के। चलो जी, तो देख सकते हैं यहां पर क्रिटिकल पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है कि जहां पर सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, जहां पर सैचुरेटेड लिक्विड कर्व और जहां पर सैचुरेटेड लिक्विड कर्व और सैचुरेटेड वेपर कर्व मीट करते हैं। अरे बोला यस और नो। एक सेकेंड भाई, मैंने क्या बताया आपको, एक कर्व तो ये वाला होता है, इसको क्या बोलते हो, सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, और दूसरा कर्व कौन सा होता है, सैचुरेटेड वेपर कर्व। अब ये जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसी को क्या बोलते हो, सैचुरेटेड, उसी को क्या बोलते हो, क्रिटिकल पॉइंट। बोलो यस और नो। जिस पॉइंट पर सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, जिस पॉइंट पर सैचुरेटेड लिक्विड कर्व एंड सैचुरेटेड वेपर कर्व मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हो उसी को, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हो। तो ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट। अगर याद रख सकते हो तो डेटा याद कर लो। वाटर के लिए, वाटर के लिए मैंने लिख दिया यहां पर क्रिटिकल पॉइंट डेटा फॉर वाटर। पानी के लिए क्रिटिकल पॉइंट पे क्या डेटा होता है, मतलब प्रेशर कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, वॉल्यूम। तो ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं ये हमारा टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर और प्रेशर आपको मिल जाएंगे। ये है टेम्परेचर, ये है वॉल्यूम, और ये जो आप लाइन देख रहे हो ये सब कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, ये सब कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है। देखो ये जो लाइन आप देख पा रहे हो यहां पे, दिस लाइन, ये जो लाइन है आपकी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये जो लाइन है ना आपकी, ये वाली जो लाइन है कौन सी लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, जिसका प्रेशर कितना है 0.01 मेगापास्कल। ये पूरी लाइन का, इस पूरी लाइन का प्रेशर कितना है 0.1 मेगापास्कल। इस पूरी लाइन का प्रेशर कितना है 1 मेगापास्कल। इस पूरी लाइन का प्रेशर कितना है 8 मेगापास्कल। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। यस और नो। तो यहां पर ये जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, यहां पे कितनी वैल्यू होगी किसकी, किसकी, वाटर के लिए कितना क्रिटिकल प्रेशर होगा, कितना क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, वो आपको बताना है। एक सेकेंड, यस और नो। यस, तो यहां पर मैंने लिख दिया है क्रिटिकल प्रेशर कितना होगा 2 to 1.2 बार। यहां पर देखो, यहां पर देखिए जरा 22.09 मेगापास्कल है ना, तो इसको बार में लिख सकते हैं हम लोग, तो 220.9 आ जाएगा। देखो यहां से भाई आप सभी जानते हैं ना 1 बार का मतलब होता है 10 की पावर 5 पास्कल, और 1 मेगा पास्कल का मतलब होता है कितना 10 की पावर 6 पास्कल। यस और नो। तो 1 मेगा पास्कल का मतलब होता है 10 बार। यस और नो। तो यहां से ये तो मेगा पास्कल में लिखा हुआ है, तो इसको बार में अगर लिखो 220.9, तो देखो 221.2 बार होता है आपका क्रिटिकल प्रेशर। याद रखेंगे क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है वाटर के लिए, वाटर के लिए क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है 221.2 बार। यस और नो। और क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, यहां पर आप देख सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर 374.14, यानी कि 374, इतना याद रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो आपका होता है क्रिटिकल पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना होता है 0.00315, लिखा हुआ है 0.00317 मीटर क्यूब पर केजी। इतना भी याद रख लेंगे ना 0.003, तो आपका काम चल जाएगा। तो ये बेसिक डेटा है जो आपको याद होना चाहिए। अगली 5 मिनट में अपनी क्लास को बाइंड अप करते हैं। उधर ही बैठो बेटा, अभी आप बस 5 मिनट रुक जाओ, ठीक। देखो ड्राइनेस फ्रैक्शन और क्वालिटी ऑफ मिक्सचर, ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, ओके। वैसे तो पूरी थर्मोडायनामिक्स ही इंपॉर्टेंट है, मुझे बार बार लिखना नहीं चाहिए,
है ना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। कुछ डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमको बाकी टॉपिक्स को समझने में मदद करते हैं। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए भी मैं एक डायग्राम आपके लिए बना ही देता हूं, है ना, बिना डायग्राम के मजा नहीं आता। दिस इज योर यू नो, यहां पर ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट। अब ये जो रीजन है आपका, यही वेट रीजन होता है भाई साहब। ड्राइनेस फ्रैक्शन वेट रीजन में डिफाइन होता है, केवल कौन से रीजन में, वेट रीजन में। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यू नो, एक सबकूल्ड रीजन होता है, एक सुपरहीटेड रीजन होता है, ये वेट रीजन होता है। तो लिक्विड प्लस वेपर किस में होता है, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर तो वेट रीजन में होता है। जब लिक्विड और वेपर का जो दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं नो इक्विलिब्रियम में, है ना, एट सैचुरेशन टेम्परेचर, तो क्या बोलते हैं उसको आप, वेट रीजन। तो यहां पर क्या होता है आपका, लिक्विड प्लस वेपर होता है, यस और नो। इधर की तरफ अगर हम देखें, इधर की तरफ अगर आप चलोगे इस तरफ, है ना, तो यहां पर लिक्विड की जो परसेंटेज है वो बढ़ रही होगी। इस तरफ जाओगे तो वेपर की परसेंटेज क्या होगी, बढ़ रही होगी, वेपर की परसेंटेज बढ़ रही होगी। मतलब यहां पर सैचुरेटेड लिक्विड होता है, यहां पर सैचुरेटेड वेपर होता है। इस पॉइंट पर क्या होगा, लिक्विड ज्यादा होगा, वेपर कम होगा। इस तरफ आओगे तो वेपर ज्यादा होगा, लिक्विड कम होगा। चलो, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ड्राइनेस फ्रैक्शन इज व्हाट, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर मतलब लिक्विड प्लस वेपर का, तो लिक्विड प्लस वेपर का मास। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम लिखते हैं एक्स से, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। दिस इज योर ड्राइनेस फ्रैक्शन, दिस इज योर ड्राइनेस फ्रैक्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज योर ड्राइनेस फ्रैक्शन, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास ऑफ वेपर एंड लिक्विड। ऊपर क्या आएगा, मास वेपर का मास आएगा, नीचे मिक्सचर का मास आएगा, यानी कि वेपर प्लस लिक्विड का मास आएगा। लिक्विड प्लस वेपर कहां पे होते हैं, यू नो, वेट रीजन में। इधर होता है 100% लिक्विड, इधर क्या होता है 100% लिक्विड, 100% वेपर होता है। बीच में क्या होता है, वेट रीजन में लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होता है। एक पॉइंट लिखा हुआ है यहां पे, देखना ध्यान से, तो ऑल ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइंस कन्वर्ज एट क्रिटिकल पॉइंट। देखो भाई, एक बार मैं फिर से यहां आपको बना के दिखा देता हूं। यू नो, ये कहना चाह रहा है कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये है कौन सा पॉइंट आपका, दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट। तो ये जो आपका सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है, यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी, 0, और यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि इस ये जो सैचुरेटेड वेपर कर्व है, यहां पे तो 100% वेपर बन जाती है ना, इस पे आकर के, यस और नो, यहां पर तो 100% वेपर बन जाती है, यहां पर 100% लिक्विड होता है। तो अगर आप यहां पे आओगे तो यहां तो 100% लिक्विड है, तो वेपर कितना है, 0 है। इस लाइन के करस्पॉन्डिंग मास ऑफ वेपर कितना होगा, मास ऑफ वेपर 0 होगा, तो x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके अलोंग अगर आप देखेंगे तो मास ऑफ लिक्विड खत्म हो चुका होगा, यानी कि पूरा का पूरा वेपर बन चुकी होगी, इसलिए यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यस और नो भाई, लिक्विड ml की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो mb अपॉन mb इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसके अलोंग सैचुरेटेड वेपर लाइन के अलोंग, सैचुरेटेड वेपर लाइन के अलोंग ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 1, और सैचुरेटेड लिक्विड कर्व के अलोंग x की वैल्यू कितनी होती है, 0, क्योंकि मास ऑफ वेपर कितना हो जाएगा, 0, तो 0 अपॉन समथिंग 0 आ जाएगा। बोलो यस और नो। अब ये जो सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है, सैचुरेटेड वेपर कर्व है, ये किस पॉइंट पे मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट पे। तो मतलब ये दोनों लाइन कन्वर्ज हो जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे। चलो दूसरी लाइन बनाते हैं, एक लाइन और बना के दिखा देते हैं आपको, लाइक दिस, इस तरह से, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी हो गई होगी, मान लो 0.1, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी रहेगी, 0.9। तो ये भी देखो जरा, 0.1 0.9, ये दोनों लाइन भी कहां पर कन्वर्ज हो गई, क्रिटिकल पॉइंट पे। ओके, लेट अस कंसीडर वन मोर लाइन, इस तरह से बनाओगे लाइक दिस। मान लेते हैं यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 0.2, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 0.8। मतलब जितने भी यू नो ड्राइनेस फ्रैक्शन वाली, ये सारी लाइन कौन सी है, ड्राइनेस फ्रैक्शन वाली लाइन है। एंड ऑल द ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन कन्वर्ज एट क्रिटिकल पॉइंट, कन्वर्ज एट क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट पर जो है कन्वर्ज हो जाती हैं। एक पॉइंट अभी, एक सेकेंड, ये बात समझ में आई आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइनेस फ्रैक्शन इज व्हाट, क्वालिटी ऑफ मिक्सचर इज व्हाट,
तो यू नो मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर एंड मास ऑफ लिक्विड का रेशियो जो होता है दैट इज कॉल्ड ड्राइनेस फ्रैक्शन। ऑल ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइंस कन्वर्ज एट क्रिटिकल पॉइंट, जितनी भी लाइन होती है ये क्रिटिकल पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है। ध्यान रखना, आगे चल करके हम बहुत सारे डायग्राम्स पढ़ेंगे तो ऐसे डायग्राम्स आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे यहां पर लेटेंट हीट, एक पॉइंट यहां पर मैंने मिस कर दिया था, इसको बता देता हूं आपको। मैंने क्या बोला आपको, यहां पर लेटेंट हीट को मैंने बताया था कि यहां पर यहां से यहां तक क्या है, जहां पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसी को क्या बोला था हमने, लेटेंट हीट बोला था। बोलो यस और नो, यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स, यस और नो। देखो यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, लेटेंट हीट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। यू नो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेटेंट हीट की वैल्यू घटेगी। यहां पर आप देखो जरा, यहां पर देखना जरा, इस बात को समझना, ये है टेम्परेचर, ये है क्या यू नो एंथैल्पी, यस और नो, ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, ये है आपकी कांस्टेंट, ये है आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन। मान लीजिए P1 की वैल्यू है कुछ है, ये कांस्टेंट है, ओके। अब इसके लिए जो एंथैल्पी है ये है इसकी चेंज इन एंथैल्पी यानी कि लेटेंट हीट, यही तो है। यहां पर देखो ना लेटेंट हीट, अरे भाई साहब यही तो थी लेटेंट हीट। फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो हीट ट्रांसफर होती है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ये एक प्रेशर है, अब प्रेशर बढ़ा दीजिए, अब आप एक काम करो प्रेशर को बढ़ा दीजिए, तो जब प्रेशर बढ़ाओगे तो ऐसी लाइन बनेगी, यस और नो। तो मान लीजिए प्रेशर P2 है, तो P2 भी ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन P2 वाली हो गई, तो यहां पर देखो ये होगी इसकी लेटेंट हीट। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो लेटेंट हीट घटी हुई दिखाई दे रही होगी। और एक थोड़ा प्रेशर बढ़ाइए, टेम्परेचर बढ़ाइए, हमने और टेम्परेचर बढ़ाया और प्रेशर बढ़ाया तो ये हो गया आपका P3, यस और नो। तो यहां पर आप देखो जरा लेटेंट हीट की वैल्यू और कम हो गई होगी, यस और नो। ऊपर की तरफ आप जाओगे, ऊपर की तरफ जितना जाओगे तो आप देख पा रहे हो, यहां पर आप देख पा रहे हो तो लेटेंट हीट की वैल्यू इस पॉइंट पर आकर के हो गई है 0, मतलब क्रिटिकल पॉइंट है। इस क्रिटिकल पॉइंट पर लेटेंट हीट की वैल्यू क्या हो गई है, घट गई है, 0 हो गई है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, यस और नो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो लेटेंट हीट की वैल्यू कम हो रही है और क्रिटिकल पॉइंट पे जाकर के लेटेंट हीट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये पॉइंट याद करने के लायक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट एट क्रिटिकल पॉइंट, आंसर इज व्हाट, 0। 2 मिनट रुको बाबू, है ना। तो लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी हो जाती है क्रिटिकल पॉइंट पे, दैट इज इक्वल टू 0। लेटेंट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा तो लेटेंट हीट घटेगी और क्रिटिकल पॉइंट पर जाकर के लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो वही चीज लिखी हुई है, लेटेंट हीट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड लेटेंट हीट इज 0 एट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पर लेटेंट हीट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा छूट गया था, है ना। चलो जी, ये मैं आपको बता ही चुका हूं क्रिटिकल पॉइंट डेटा फॉर वाटर, यस। ये मैं आपको बता चुका हूं ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, एंड ऑल द ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइंस कन्वर्ज एट यू नो क्रिटिकल पॉइंट। लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हम थैंक यू करेंगे आज के लिए, यस और नो। चलो देखते हैं इसको क्या कह रहा है इसके अंदर, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इन वेट रीजन, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। देखो बहुत ध्यान से समझना, अच्छी, ये बहुत सारी इक्वेशंस हैं, यहां से हमारी 3-4 इक्वेशंस मिलेंगी और उन इक्वेशंस का यूज करके हम आगे चल करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर बहुत बेसिक है, लेकिन अगले लेक्चर्स में जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो काम आएंगे। नीचे बैठो बेटा आप, ये कैमरे में लग जाएगा सिर्फ, ठीक है। चलो जी, राइट। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर यू नो, ये हम डायग्राम बना लेते हैं इस बार। यहां पर हम जो डायग्राम बनाएंगे बना लेते हैं एंथैल्पी वर्सेस, या कुछ भी हो सकता है, ये TS TV कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर इस तरह से डायग्राम बनाते हैं हम लोग, लाइक दिस। बात हो रही है ना वेट रीजन की, है ना, बात हो रही है किसकी, वेट रीजन की। आप समझ ही चुके होंगे अब तक वेट रीजन कौन सा है, यही तो वेट रीजन है, यहां से यहां वाला, दिस वन, दिस इज द वेट रीजन। तो यहां पर आप कोई पॉइंट ले लो, तो इसमें जब आप देखेंगे यहां पे जो मैंने पॉइंट लिया है यहां पर दिस वन, तो इसमें तो लिक्विड प्लस वेपर हुआ, यहां पर लिक्विड होता है, यहां पर वेपर होता है, यहां लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होता है। तो इसके अंदर तो लिक्विड भी है और वेपर भी है, बोलो यस और नो। इसके अंदर तो लिक्विड भी है, यहां पर लिक्विड भी है और वेपर भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर यहां पर भरा हुआ है, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर भरा हुआ है। अब आप एक काम करो, जब यहां पर लिक्विड का और वेपर का मिक्सचर भरा हुआ है तो इसका जो मास होगा वेपर का उसको हम मान लेते हैं mv और मास ऑफ लिक्विड को मान लेते हैं ml, यस और नो। मास ऑफ वेपर mv
मास ऑफ लिक्विड ml और इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम किसका, वेपर का, तो हो जाएगा VV। VV का मतलब है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, एंड यहां पर हम लिख सकते हैं VL। VL का मतलब है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यस और नो। तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, व्हाट इज द टोटल मास, टोटल मास कितना हो जाएगा, mv प्लस ml, इसमें कोई डाउट नहीं है, यस माय डियर स्टूडेंट्स। और ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं कि भाई साहब जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है दैट इज टोटल वॉल्यूम अपॉन मास, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज युक्ति बेटा चुप रहो भाई, टोटल, अभी क्लास बस 2 मिनट और चलेगी, तो टोटल वॉल्यूम है ना, दिस इज योर टोटल वॉल्यूम, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, और ये क्या है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम है ना, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर क्यूब पर केजी, यस और नो, क्योंकि टोटल वॉल्यूम पर यूनिट मास को हम लिखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो यहां से टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट इज m इंटू वी, यस और नो। ओके, आप सभी जानते हैं इसके अंदर जो वॉल्यूम भरा होगा लिक्विड प्लस वेपर का, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो टोटल वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, तो टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेपर प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस टोटल वॉल्यूम ऑफ वेपर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताना जरा, तो V को क्या लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम है, तो यहां पर लिखेंगे टोटल, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा और मास हो जाएगा टोटल, इक्वल टू ये किसका है, वेपर का, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ वेपर इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, इसी को तो यूज कर रहे हैं हम लोग, प्लस ये क्या है आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो मास ऑफ लिक्विड इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यस और नो। अब ये जो मास है इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा स्मॉल v, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू mv, इसको मास को इधर ले जाओ, डिवाइड करो, mv vv प्लस ml vl डिवाइडेड बाय व्हाट, m, और m क्या है, दैट इज मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू mv vv डिवाइडेड बाय m, कितना हो जाएगा, mv प्लस ml प्लस ऊपर कितना है ml इंटू VL डिवाइडेड बाई m का मतलब है mv प्लस ml, यस और नो, राइट, वेरी गुड। अब एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बतलाओ तुम, भाई साहब हमने अभी डिफाइन किया था x को, ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना था, मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, यही तो ड्राइनेस फ्रैक्शन है, अभी तो डिफाइन किया था। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो ये यहां से देखो जरा, ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है आपका, दिस इज mb अपॉन mb प्लस mb अपॉन mb प्लस ml, ये ml होगा ना, ओके ओके ओके, इसको मैं ठीक कर देता हूं, दिस इज योर mb प्लस ml, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये जो है आपका mb अपॉन mb प्लस ml, ये तो हो जाएगा क्या आपका x, ये हो जाएगा आपका x, और यहां बच जाएगा vv। ओके, अब यहां पर थोड़ा कुछ करते हैं, एक काम करो, इसको ना जो आपने लिखा हुआ x, इसको वन में से माइनस करो, उसको 1 में से माइनस करो, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस के mv अपॉन mb प्लस ml, बोलो यस और नो। सिंप्लीफाई करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो mb से mb कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा ml और नीचे रहेगा आपका mb प्लस ml। बताइए कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो। ये कितना है आपका, दिस इज ml, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ml अपॉन mb प्लस ml। तो ध्यान से देखो जरा, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज ml अपॉन mb प्लस ml। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, तो यहां पर कितना बच गया vl। ओके, तो यहां से मेरे को v मिल जाएगा x, एक सेकेंड थोड़ा स्पेस बचा लेते हैं, तो यहां से मेरे को v मिल जाएगा कितना, ये है आपका x और ये क्या है आपका v सफिक्स v प्लस ये है 1 माइनस के x, राइट, एंड ये कितना बच गया यहां से v सफिक्स l। ओके राइट, अब एक काम करो, यहां से देखो vl आएगा, vl को इधर लिख लेते हैं vl, और यहां x vv, और यहां पर कितना आएगा माइनस के x vl आएगा। ओके, तो यहां पर आप लिख सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं x को, x कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा यहां पे v सफिक्स vv
और वी बचेगा माइनस के VL बचेगा। यस और नो? आप मुझे एक बात बताओ, जहां पे इसको क्या लिखते हो आप, F से लिखते हो, और इसको क्या लिखते हो आप, G से लिखते हो। यस और नो? मतलब ये क्या है आपका लिक्विड, यहां पर सैचुरेटेड लिक्विड है और यहां पर क्या है आपका सैचुरेटेड वेपर है, पहले बताया हुआ है मैंने। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो V इज इक्वल टू, ये हो जाएगा VF, क्योंकि हम इसको किससे लिखते हैं, F से लिखते हैं, प्लस X, ये क्या है आपका, दिस इज VG, और ये VL क्या है, VF है। और VG माइनस VF को क्या लिख सकते हो, VFG, अभी बताया था आपको। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से VF प्लस X VFG। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर मैं लिख देता हूं और क्लास को बाइंड अप करते हैं, यहां पर लिख देता हूं। तो हमारे पास आ गई इक्वेशन क्या, V इक्वल टू V सफिक्स F प्लस X VFG। और VFG का मतलब क्या है, VFG का मतलब क्या है, दैट इज VG माइनस VF। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से हमने वेट रीजन के लिए इक्वेशन ड्राइव कर ली है स्पेसिफिक वॉल्यूम की। ध्यान रखना स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना आ चुका है, तो V इज व्हाट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, कहां पे, वेट रीजन में। ये इक्वेशन देखो, जिस इक्वेशन में X आ रहा होगा इसका मतलब वो इक्वेशन है किसके लिए, वेट रीजन के लिए वैलिड है। तो V इज इक्वल टू VF प्लस X VFG। इसी तरह से सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, ये तो है स्पेसिफिक वॉल्यूम, हम किसके लिए लिख सकते हैं, इसके लिए एंट्रोपी के लिए लिख सकते हैं, यू नो S स्पेसिफिक एंट्रोपी इन वेट रीजन, दैट विल बी इक्वल टू SF प्लस X SFG। बोलो यस और नो, स्पेसिफिक एंट्रोपी। इसी तरह से हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी इन वेट रीजन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, HF प्लस X HFG। इसी तरह से हम स्पेसिफिक एंट्रोपी लिख सकते हैं इन वेट रीजन, दैट इज इक्वल टू UF प्लस X UFG। यस और नो? स्पेसिफिक वॉल्यूम की ये इक्वेशन है, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। ये सारी इक्वेशंस जो हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 1 2 3 4 ऑल दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली इन वेट रीजन। ये सिर्फ और सिर्फ वेट रीजन में ही वैलिड हैं, वेट रीजन में ही ये वैलिड हैं। ठीक है जी? तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, अलग अलग रीजन में हम लोग यू नो स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। और एक लेक्चर और होगा, उसके बाद हम धीरे धीरे मूव कर जाएंगे रैंकाइन साइकिल की तरफ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो आई थिंक आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। बहुत ही बेसिक क्लास थी, बहुत ही बेसिक चीजें हम लोगों ने आज समझने का प्रयास किया है। ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी हम कैलकुलेट करेंगे इन डिफरेंट रीजन, कि जब यू नो जब कोई पॉइंट सबकूल्ड रीजन में होगा, या फिर पॉइंट जो है सैचुरेशन पॉइंट होगा, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर, या वेट रीजन में होगा, है ना। वेट रीजन की तो खैर हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। या फिर यू नो पॉइंट कहां पर होगा, जब पॉइंट होगा यू नो सैचुरेटेड सुपर हीटेड रीजन में, है ना। चलिए फिर, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।